फ्रेंड्स, दिस इज़ अ वीडियो लेक्चर ऑफ क्लास +2। स्टूडेंट्स, अपनी प्रैक्टिकल फाइल्स वगैरह सबमिट करा दो। फर्स्ट फोर नहीं, जो मैंने 4 प्रैक्टिकल आपको दिए थे वो प्रैक्टिकल्स अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक में लिखकर मुझे सबमिट करा दो, और आपको फॉर्मेटिक्स के मार्क्स अच्छे लग सकें। ठीक है। और हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक, जो हमारा चैप्टर था मैग्नेटिक फैक्ट्स और इलेक्ट्रिक करंट का लास्ट पार्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। इसमें से बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो डिलीट कर दिए गए हैं, जैसे आपको पता ही है। तो ये लास्ट चैप्टर होगा, इसमें से 2-3 टॉपिक ही पढ़ने हैं हमने, मोस्टली डेफिनेशंस पढ़नी हैं। तो ये जो टॉपिक्स हैं डिलीट कर दिए गए थे इस चैप्टर में। हमको दिखा रहा हूँ मैं, जो जिसके मैग्नेटिक मटेरियल की क्लासिफिकेशंस हो गई, इसके यूजेस वगैरह हो गए, इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसकी स्ट्रेंथ वगैरह, परमानेंट मैग्नेट्स को हमने स्टडी नहीं करना। ठीक है। तो हमने सिर्फ इसमें कुछ 1-2 डेरिवेशंस और आगे पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे बोहर मैग्नेटॉन। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स मटेरियल्स, मतलब इसमें बताया गया कि जो मैग्नेटिक मटेरियल्स है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो इसमें बोहर मैग्नेटॉन के बारे में सबसे पहले बताया गया कि जो बोहर मैग्नेट मतलब कि कितना डाइपोल मोमेंट होता है किसका, एटम का, किसी भी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का। ठीक है ना, किसी भी एटम में रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का कितना मैग्नेटिक, क्योंकि आपको पता है मूविंग चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, जो तो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन भी तो रिवॉल्व करता है ना एटम में, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, आपको कोई हिस्ट्री में पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं इन एन एटम। ठीक है ना, अपने ऑर्बिट्स में। तो वो भी कुछ ना कुछ तो मैग्नेटिक फील्ड बनाते होंगे, तो उसकी वैल्यू निकालनी है। हमें पता है करंट कितना होता है, चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम, मतलब कितना Q/T पड़ा है अपने, चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन पे E। अगर T टाइम पीरियड है रेवोल्यूशन का, तो उसने पूरा रेवोल्यूशन कितनी देर में कवर किया, 2π/ω, मतलब उसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी। ओमेगा क्या होता है ना, 2π/T। तो टाइम पीरियड कितना लगा, T इधर गया, ओमेगा नीचे आया, 2π/ω। तो करंट कितना पास हुआ है, T की वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ पर T की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ हो जाएगा ω/2π। ओके। सर्कल का एरिया कितना होता है, πr²। तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाती है, मैग्नेटिक मूवमेंट बताया था, करंट कितना करंट पास हो रहा है कितने एरिया में, दिस इज़ मैग्नेटिक मूवमेंट। क्लियर है एटम की। तो I/A कर दिया, दैट इज़ मैग्नेटिक मूवमेंट। क्लियर है। M = हाफ E चार्ज, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी, R मतलब रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। क्लियर है। दिस इज़, ठीक है। और इसे कहते हैं हम बोहर मैग्नेटॉन, सॉरी इसे कहते हैं बोहर मैग्नेटॉन। इस वैल्यू को बताते हैं। तो हमने बताया बोहर थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हर ऑर्बिट में जो एंगुलर मोमेंटम होता है, क्योंकि स्टेशनरी ऑर्बिट्स होते हैं, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। क्लियर है। तो एक तो हो गया मैग्नेटिक मूवमेंट, एक हो गया एंगुलर मोमेंटम। ठीक है ना। इधर हमारे पास पहले ये बात कर लेते हैं। इधर एंगुलर मोमेंटम किसके कितना होता है, NH/2π, H इज़ प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है। तो वेर n इज़ 1 2 3। तो हम क्या करते हैं, इधर भी R के साथ हमने अगर ऐसे लिख सकते हैं, MVR है, MV वेलोसिटी R, V अगर हम बात करें V = R ω होता है, क्योंकि अगर हमने पढ़ा है कि जो रोटेशन मोशन में जो लीनियर वेलोसिटी = एंगुलर वेलोसिटी इंटू रेडियस, यहाँ पर पुट कर दिया उन्होंने R ω। तो यहाँ का क्या बन गया, ω/r²। अब पिछली वैल्यू में देखो, ये वैल्यू में अभी मैंने निकाली, यहाँ पर लिखा है ना ω/r², M = ω/r², यहाँ पर पुट कर सकते हैं वही M R ω/r। ठीक है ना। ω/r² क्या होगा, NH/2πm, ये M नीचे चला जाएगा, यही होगा, वही पुट कर सकते हैं यहाँ पर, वही की है उन्होंने, NH/2πm। तो 1/2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। तो इस वैल्यू को, क्योंकि n की वैल्यू तो कांस्टेंट है, तो ये वैल्यू जो अलग कांस्टेंट बनी है हमारे पास, μb EH/4πm, इसे कहते हैं बोहर मैग्नेटॉन। क्लियर है। और जो वैल्यू है मैग्नेटिक मूवमेंट की, वो क्वांटाइज्ड होती है। ठीक है ना। और μb इज़ द लीस्ट वैल्यू ऑफ अटोमिक डाइपोल मूवमेंट, ये लीस्ट वैल्यू है डाइपोल मूवमेंट। ठीक है। तो इसकी वैल्यू सॉल्व की तो ये आई 9.27 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्लियर है। तो ये आपको याद रखना है। तो बोहर मैग्नेटॉन इसे मिनिमम मैग्नेटिक डाइपोल है किसकी, एटम की, किसी कारण ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। फ्रॉम द स्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ द एटम। क्लियर है। जो आपको याद रखना है। ठीक है। अब सम इम्पोर्टेंट्स टर्म्स हैं इसमें, बस आपको याद करनी है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, इसे हम बी से डिनोट करते हैं, तो पता ही है आपको, पढ़ चुके हो आप। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बी होती है, F = Q, बी से निकली है। क्या होता है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। आज अगर हम चार्ज को 1 कर दें, वेलोसिटी 1 कर दें, थीटा 90 डिग्री कर दें, तो B = F, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है।
तो एफ लॉरेंट्ज फोर्स में जो पढ़ा था ना हमने, तब पढ़ चुके हैं। ये पहली होगी मैग्नेटिक रेजिस्टेंस, को बी से डिनोट करते हैं। क्लियर। आगे है हमारे पास, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये फ्लक्स के थ्रू भी डिनोट करते हैं हम, जैसे फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, तो बी ए कॉस थीटा। ठीक है, अगर थीटा ज़ीरो हो जाए तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, फ्लक्स पर यूनिट एरिया हो जाएगी। तो बी की वैल्यू, बी का सीजीएस यूनिट होता है गॉस, और 1 गॉस किसके इक्वल होता है, और इसका जो ऐसा यूनिट है वो टेस्ला, आपको बताया था मैंने। और जो गॉस होता है 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ठीक है। आगे हमारी डेफिनेशन है द मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी से एच से नोट करते हैं। द डिग्री टू विच मैग्नेटिक फील्ड कैन मैग्नेटाइज अ मटीरियल इट इज़ रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स। मैग्नेटाइजिंग फोर्स का मतलब है अभी कितने डिग्री तक कोई भी जो मैग्नेटिक मटेरियल है उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसी मटेरियल को कितना मैग्नेटाइज कर सकती है, कितने डिग्री तक मैग्नेटाइज कर सकती है। किसी भी मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड वो किसी भी मटेरियल को कितनी डिग्री तक मैग्नेटाइज कर सकते हैं, उसे कहते हैं उसकी मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। और हमें पढ़ा है सोलेनॉइड में V इज इक्वल टू म्यू एन आई। ठीक है, तो H की वैल्यू होती है प्रोपोर्शनल टू I, कितना करंट होगा उतनी ज़्यादा मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी होगी। तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू एच। क्लियर है। म्यू इज मैग्नेटिक परमेबिलिटी। ठीक है ना, आपको पता ही है। ठीक है, तो ये बताया हुआ है आपको। यूनिट क्या आ जाएंगे, एम्पियर पर मीटर। क्लियर। मैग्नेटिक परमेबिलिटी ये बता चुका हूँ। मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन से सुन लीजिए। मैग्नेटिक परम इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, कितनी मैग्नेटिक इंडक्शन है, डिवाइड बाय कितनी मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी है, उसे कहते हैं उसकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी। क्लियर है। यूनिट ऑफ बी क्या होता है, टेस्ला। एच के अभी निकाल के हैं एम्पियर पर मीटर, तो क्या हो जाएगा मैग्नेटिक परमेबिलिटी के टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ओके, वेबर से भी लिख सकते हैं, टेस्ला के वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है, तो मीटर पर इनवर्स, ए इनवर्स। ठीक है, बहुत सारी यूनिट्स है, आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है इसकी। अब बात करते हैं रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। रिलेटिव परमेबिलिटी का मतलब क्या है, भी कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, किसी भी मीडियम में डिवाइड बाय उस किसी भी स्पेस में, वैक्यूम में। अगर हम रिलेटिव जब भी यूज़ करते हैं ना, जब हम वैक्यूम से उसे रिलेट कर रहे हैं, दैट इज़ रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। ठीक है। अगर अगर हम मटेरियल की बात करें, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी मीडियम डिवाइड बाय फ्री स्पेस, सिंपल। म्यू इज इक्वल टू म्यू आर इंटू यू, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसका रिलेशन बना गया। ये फार्मूलाज न्यूमेरिकल्स में यूज़ होते हैं। क्लियर है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई, ये होता है मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, कितना मैग्नेटिक मूवमेंट है किसी चीज़ का पर यूनिट वॉल्यूम, अगर हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, दैट इज़ नोन एज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है। मैग्नेटिक मूवमेंट एम इंटू टी एल। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ को मल्टीप्लाई कर दिया। अगर हम बार मैग्नेट की बात कर रहे हैं, उसकी लेंथ 2L होती है ना, वो मान के चल रहे हैं। उसका मूवमेंट क्या होता है, एम इंटू 2L होता है, हम पढ़ा है मैग्नेटिक मूवमेंट, तो एम बाई ए उसकी आ गई, क्या आ गई, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ये आपको ध्यान रखना है। यूनिट भी लिख सकते हैं, एम्पियर मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर क्यूब, नीचे वॉल्यूम का मीटर क्यूब, एम्पियर पर मीटर। अब आ गया मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी से साई ऐसे एम से डिनोट करते हैं, साई एम ऐसे पुठा सा एक्स डालते हैं। ठीक है, तो यह क्या होती है, कितनी मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी है डिवाइड बाय कितनी मैग्नेटाइजिंग फोर्स है। आई क्या है, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी यहाँ से आई है, अभी पीछे पढ़ के आए हैं फोर्स, मैग्नेटाइजिंग फोर्स से डिवाइड करेंगे, उसे बनते हैं ससेप्टिबिलिटी, भी कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ससेप्ट करती है कुछ चीज़। ठीक है। ठीक है, तो ये होती है हमारी। आगे हमारा है लास्ट टॉपिक है इसमें, हिस्टैरिसीस कर्व। हिस्टैरिसीस कर्व में क्या होता है ना, हम इसमें क्या कहते हैं, मैग्नेटाइजिंग, यहाँ पर क्या लिया, एंड अभी मैंने पढ़ा, यहाँ पर मियाँ मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पर कितनी कोई चीज़ मैग्नेटाइज हो रही है, मैग्नेटाइजिंग उसकी इंटेंसिटी। ठीक है, तो इसमें ग्राफ बनाया गया, देखा गया मटेरियल को सबसे पहले मैग्नेटाइज किया गया, देखा गया मैग्नेटाइज हो रही है कोई बॉडी, हमने उसे मैग्नेटाइज फील्ड में रखा, मैग्नेटाइज होगी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी, मैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टी बढ़ी। बट जब हमने उसको डीमैग्नेटाइज किया, ग्राफ का जो वापस आना मतलब डीमैग्नेटाइज किया, तो वो डायरेक्ट सीधा वापस नहीं आया, वो स्मॉल उसमें अभी भी मैग्नेटिक फील्ड थी। जब वो ज़ीरो भी हो गया, जब हमने उसको डीमैग्नेटाइज भी कर दिया, तब भी उसमें मैग्नेटिक फील्ड थी। ऐसे ही होता है हमारे जो रियल जैसे ट्रांसफॉर्मर्स हैं, उसमें हिस्टैरिसीस लॉस हो जाते हैं। हिस्टैरिसीस लॉस मतलब ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, 4th चैप्टर में हमारा। तो जब भी कभी इसमें करंट पास होता है या मैग्नेटाइज होता है या डीमैग्नेटाइज होता है, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड फिर भी बच जाती है, क्योंकि देखो हमने मैग्नेटिक फील्ड
यहाँ पर डीमैग्नेटाइज कर दिया, ऐसे वैसे वापस आना चाहिए था। ये यहाँ की बजाय ये कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर, अभी भी इसमें मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और जब हम इसको कम करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, डीमैग्नेटाइज नेगेटिव में ले गए, तब जाके ये ज़ीरो हुआ। फिर इसने नेगेटिव पाथ कवर किया, फिर ये जाके इधर आया, मतलब ये अपनी पोजीशन पे वापस नहीं आता डीमैग्नेटाइज या मैग्नेटाइज करने पर। तो इसी कारण इसमें हिस्टैरिसीस लॉस आ जाते हैं, और इस कर्व जो बनी है इसे कहते हैं हिस्टैरिसीस कर्व। क्लियर है, समझाया सबको। तो इससे हमारा यूनिट जो है कंप्लीट हो चुका है, यूनिट 3, ठीक है। हमारा यूनिट 3 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। और आप एक ऐप है ऑनलाइन लैब्स, वो भी आप डाउनलोड कर लें। उससे क्या होगा ना, आपको वहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स मिल जाएंगे, आप उसकी वीडियोस वगैरह देख सकते हैं। प्ले स्टोर पे मिल जाएगी आपको ऐप। और यूनिट हमारा 3 जो है ख़त्म हो चुका है। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रह गया हमारा यूनिट, और इसमें अब हम न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे कल से। पहले हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेंगे 1-2 दिन। कल आपकी लाइव इंटरेक्शन है, तो उसमें अपना डिस्कस कर लेंगे, और लाइव इंटरेक्शन ज़रूर लगाइएगा। थैंक यू।